लेसन 8 वीडियो संख्या 6 हम 3 बिंदु आपको पढ़ा चुके हैं। शानदार क्रांति के जो परिणाम जो हुए थे, प्रभाव जो हुए थे, उसका जो महत्व था। चौथा बिंदु आज हम पढ़ रहे हैं। चौथे बिंदु में जो सबसे बड़ी मुख्य उपलब्धि जो थी वो थी कि इस अधिकारों की घोषणा हुई। ऐसे अधिकार जो जब सत्ता दी गई विलियम और मैरी को जब सत्ता दी गई तो उनको कहा गया कि भी आप इसको स्वीकारो, शपथ लो कि जो है हम जनता की रक्षा के लिए, इन अधिकारों की रक्षा के लिए जो है काम करेंगे। इन अधिकारों को आगे जाकर बिल ऑफ राइट्स कहा गया। इस सारे से शासन व्यवस्था तो सुधर ही गई, साथ में और क्या हुआ, जो जनता की सुरक्षा थी, संसद के अधिकार थे, सम्मान था संसद का, इस सारे में बड़ी वृद्धि हुई। कैसे हुई? कुछ शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों का पालन किया गया, उन शर्तों के द्वारा शासन चलाया गया। उनसे ही जो है सुरक्षा और संसद के अधिकार बढ़े। कैसे? कि शासक जो है संसद की मर्जी के बिना कोई कर नहीं लगा सकता, उसके लिए लिखित अनुमति या स्वीकृति जो है संसद की जरूरी है। दूसरा, न ही वो संसद की स्वीकृति के बिना कोई कानून स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, जो भी संसद ने बनाया है उसको चलाना ही पड़ेगा। विशेष न्यायालय का गठन नहीं कर सकता, उसको कोई अलग शक्तियां नहीं दे सकता। संसद की स्वीकृति के बिना जो औपचारिकताएं हैं उनको पालन किए बिना जो है किसी को न तो दंडित कर सकता है राजा, न धमकी दे सकता है। ये भी नियम था। आगे क्या है कि शिकायतें दूर करना। ठीक है, ब्रिटेन की आवश्यकता के अनुरूप जो संसद कानून बनाएगी उस सारे को मान्यता शासक को देनी ही पड़ेगी। मतलब वो एक स्टैंप बन गया, मान्यता देनी पड़ेगी। शब्द आया, आप इसको ध्यान से देखिए। मतलब संसद सर्वोच्च हो गई, संसद के अधिकारों में वृद्धि हो गई। सदस्य जितने भी है संसद के, उनको अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता होगी, वो अपने विचार रखेगा और इसके लिए उसको ना तो कोई दंड मिलेगा और न ही उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, ये एक बड़ा अधिकार था। संसद ऐसा नहीं है कि कोई नियमित संस्था होगी, ऐसा नहीं कि कभी लगा दी कभी नहीं लगा दी। नियमित संस्था होगी, इसकी एक चुनाव प्रक्रिया होगी, देशव्यापी होगी वो चुनाव, और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र होगी। ये भी नियम रखा गया जिससे कि लोग चुनकर आएंगे। अगला बिंदु जो है वो है 7वां बिंदु, कार्रवाई भी। संसद तो होगी ही, कार्रवाई भी नियमित होगी। ऐसा नहीं कि कभी 7-7 साल में अधिवेशन हो रहे हैं। बैठकों के बीच में कितना समय हो, कितनी बैठकें हो, ये सब जो तय करेगा, कौन तय करेगा? संसद तय करेगी कि क्या व्यवस्था होगी कार्रवाई की। इन किन बातों का जो शासक केवल औपचारिकतावश जो है, औपचारिकता मात्र हस्ताक्षर करेगा, उसका और कोई काम नहीं है हस्ताक्षर करने के अलावा। इसके बाद अगला जो बिंदु जो इसमें रखा गया था, ब्रिटेन की जनता और संसद सम्मान स्वरूप जो है, या ब्रिटेन का जो ताज है वो संयुक्त रूप से मैरी और विलियम को भेंट करती है। इस शासक इसके सम्मान, मर्यादा व आदर्शों का रक्षक होगा। संसद ब्रिटेन की सेना का जो है निर्धारण करेगी। अगला बिंदु जो है, सेना का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। मतलब संसद ही सर्वोच्च है हर मामले में। तो कितनी सेना किस स्थान पर रखनी है वो संसद तय करेगी। तो ये, इससे हमें इतनी बातें पढ़ने के बाद ये तो तय हो गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। संसद और आम नागरिक की जो शक्ति है, सम्मान है, स्पष्ट होता है, स्वतंत्रता स्पष्ट होती है और शासक की स्थिति भी स्पष्ट इससे हो रही है। तो इसने संवैधानिक जो राजतंत्र था, संवैधानिक शब्द आया है, इसको समझे आप, न कि निरंकुश राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र को जन्म दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड की संसद की थी, इंग्लैंड की जनता की थी।
उसके बाद उत्तराधिकार के नियम, नियम का बनना। लड़ाई झगड़ा, अव्यवस्था, अराजकता फैल जाती थी कि भी कौन उत्तराधिकारी होगा किसी के मरने के बाद। तो कुछ नियम बनाने का भय था कि भविष्य में कौन जो है इस बारे में जो है कौन विवाद ना हो जाए। इसके लिए कुछ नियम बनाने का जो है सोचा गया। आवश्यकता महसूस हुई उत्तराधिकार के नियम बनाने के लिए, तो नियम बनाए गए। नियम क्या था कि विलियम और मैरी के बाद कौन बनेगा। अगर संतान नहीं होती है तो पहले संतान बनेगी इनकी। संतान नहीं है तो मैरी की जो बहन है उसकी संतान, मैरी की बहन के भी अगर संतान है तो विलियम की जो अन्य पत्नियां हैं, अन्य पत्नियां हैं जो उनसे उत्पन्न संतान उत्तराधिकारी होंगे। और इससे राजवंश को क्या रखा जा सकता है, सुरक्षित। उत्तराधिकार के लिए 1679 में एक कानून जो है लाया गया जो 1701 में खतरे में भी पड़ गया। कैसे खतरे में पड़ा कि मैरी जो है निसंतान मर गई, विलियम बूढ़ा, तो अब कोई उत्तराधिकारी नहीं, और अन्य पत्नियों से भी संतान नहीं। और मैरी की जो बहन थी उसका जो है एक बेटा हुआ था, वो भी पहले ही मर गया था। तो जो कानून में आया था उनमें से कोई नहीं मिला। तो अब समस्या खड़ी हो गई, तो समस्या का समाधान करना था। उस समाधान के लिए विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श में ये निकल कर आया, एक घोषणा की गई, एक नया कानून लाया गया। उसमें क्या कहा गया कि ब्रिटेन के जो सत्ता का मालिक जो होगा वो रोमन कैथोलिक नहीं होगा, वो कौन होगा, प्रोटेस्टेंट ही होगा। तो खोजबीन शुरू हुई कि भी जो राजकीय परिवार रहे हैं उन परिवारों में कौन कहाँ पर है प्रोटेस्टेंट वर्ग से। तो कहाँ कहाँ पर है, इस खोज में पता चला कि हैनोवर वंश की सोफिया, हैनोवर वंश की सोफिया ही एकमात्र पात्र है इस मामले में, मात्र और पात्र है। तो ये स्टुअर्ट वंश के जेम्स प्रथम की पोत्री थी। क्या थी, पोती थी, पोत्री का मतलब। तो कानूनी प्रक्रिया के बाद जो है हैनोवर वंश के राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इसी के आधार पर 1714 में जो हैनोवर वंश के ही जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन के शासक बने। और इसी तरह से बाद में यही आदर्श जो है उत्तराधिकार के रूप में, नियम के रूप में अपनाया जाता रहा। ये हमने पढ़ा उत्तराधिकार के नियम का बनना। इसके बाद जो और प्रभाव क्या थे, परिणाम क्या थे, आयरलैंड और स्कॉटलैंड बिल्कुल जुड़ते हुए इलाके थे। तो इन इलाकों पर भी एक विशेष प्रभाव पड़ा। तो हम पहले स्कॉटलैंड के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। केवल इसने इंग्लैंड को ही प्रभावित नहीं किया था, इन इलाकों को भी इसने प्रभावित किया इस क्रांति ने। स्कॉटलैंड में किसी भी व्यक्ति का, वर्ग का कोई हाथ नहीं था कि उसको जो है व्यवस्था का भगाने में कुछ साथ दिया हो, व्यवस्था में, क्रांति में कुछ साथ दिया हो। लेकिन उन्होंने लाभ अवश्य उठाया इस क्रांति का। लाभ क्या उठाया, इन्होंने भी मार्च 1679 में संसद का जो है अधिकार सभा बुलाकर एक कानून बनाया, घोषणा पत्र तैयार किया। बाकी सारी बातें तो इंग्लैंड में जो हुई थी वो थी, उसमें सारी बातें थी। एक नई बात और जोड़ दी। वो नई बात क्या थी कि यदि शासक जनता की मर्यादाओं का, सम्मान का अगर पालन नहीं करता है, अधिकारों के विरुद्ध काम करता है जनता के, तो उसको इंग्लैंड, जो स्कॉटलैंड की जो संसद है उसको हटा सकती है पद से। इसी संसद ने वहां पर रोमन कैथोलिकों की बिशप व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टेंटों का बोलबाला था। स्कॉटलैंड ने सभी लोग इन नए कानूनों से सहमत नहीं थे।
क्योंकि जेम्स प्रथम के भी कुछ समर्थक थे, तो उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह हालांकि असफल हो गया और संसद द्वारा जो निर्मित जो कानून अभी बनाए गए थे उनको स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से इस स्कॉटलैंड में भी क्रांति ही मानो आप हुई, एक प्रकार से नई चीज चली। अब आयरलैंड के लिए थोड़ी सी दुखदाई थी। दुखदाई कैसे थी? क्योंकि यहाँ संघर्ष थोड़ा ज्यादा हुआ, क्योंकि रोमन कैथोलिक थे यहाँ पर और प्रोटेस्टेंट थे, इनके बीच में संघर्ष चल पड़ा। क्योंकि यहाँ पर इस आंदोलन को भड़काने के लिए स्वयं जेम्स द्वितीय यहाँ पर 1679 में पहुंच गए थे। वो उखाड़ना चाहता था सत्ता को विलियम और मैरी की, परंतु वाइन के युद्ध में वो पराजित हुआ। वाइन के युद्ध में उसको पराजय मिली, फ्रांस भाग गया। 1691 में लिमरिक की एक संधि हो गई। लिमरिक की संधि हो गई। उस संधि के तहत एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत रोमन कैथोलिकों को जो सीमित स्वतंत्रता दे दी गई। रोमन कैथोलिकों को सीमित स्वतंत्रता जो है दे दी गई। चार्ल्स द्वितीय का जो शासन में जैसी कुछ उसको आधार बनाया गया, चार्ल्स द्वितीय का जो शासन था उसमें जो स्वतंत्रताएं थी वैसी ही स्वतंत्रताएं कुछ दी गई। 1651 में आयरलैंड की संसद में मात्र प्रोटेस्टेंटों को ही बैठने का अधिकार था और कैथोलिक नहीं बैठ सकते थे। जबकि इसके कुछ समय बाद जब मैरी की मृत्यु होगी, मैरी की मृत्यु के बाद प्रशासन में, सेना में, अध्यापन के क्षेत्र में सीमित कार्य की मतलब सीमित अधिकारों की अनुमति हुई। इनको फिर अधिकार दिए गए। इस तरह यहाँ पर रोमन कैथोलिकों को अपमान और तिरस्कार तो सहना ही पड़ा था, पराजय हुई थी इनकी। अब बात आती है 7वें बिंदु पर, हम बात करते हैं विदेश नीति पर प्रभाव। ऐसा नहीं था कि केवल और केवल जो है आंतरिक व्यवस्था पर भी ही प्रभाव डाला, बाहरी व्यवस्था को भी इसने प्रभावित किया था। काफी बदली थी, काफी बदलाव आए विदेश नीति में भी। पहले लुई 14वें जो फ्रांस का शासक था उसके साथ अच्छे संबंध थे, वो मित्र था इंग्लैंड का, तो शासक का मित्र था तो इंग्लैंड का ही मित्र था। सबसे शक्तिशाली शासक ये माना जाता था। तो ब्रिटेन की नीति को भी ये प्रभावित करता था, विशेष रूप से विदेश नीति को। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये करता था प्रभावित करके। तो जब जेम्स द्वितीय यहाँ से भाग गया तो काफ़ी तनाव जो है आ गया। लोगों को डर था कि कभी वो हमला भी न कर दे। युद्ध का वातावरण बन गया था। दोनों एक दूसरे को जो है समाप्त करना चाहते थे। विलियम की लगातार जो युद्ध की नीति थी उससे भी जनता दुखी थी। वो चाहती थी कोई समाधान निकले, युद्ध न हो, व्यापार वाणिज्य जो है सुधार में आए। वाणिज्य जो है प्रभावित हो रहा था इन युद्धों से। तो दबाव था संसद का, जनता का कि संतुलित नीति अपनाई जाए। तो विलियम ने ऐसा ही किया, संसद की सलाह को माना। संसद ने एक सहयोगी मंडल भी इस काम के लिए दिया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, शासक अगर व्यक्तिगत कुछ चाहता था कि व्यक्तिगत अनुभव लगाए विदेश नीति में, तो वो अब संभव नहीं था। उस पर भी संभव नहीं था, उस पर नियंत्रण था अब संसद का। अब 5 बिंदु रह गए हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो संख्या 8 में 8 ही होगी, ये 7 होगी, 7 होगी। 6 वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो संख्या 7 में हम देखेंगे अगला पैराग्राफ।